वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवल चैप्टर 17। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी चीजें हो रही थी, लेकिन बुआ को लग रहा था कि ये सब टेम्पररी है। असल में उसे लगता था कि उसके और फिनिया के बीच जो भी चल रहा है वो उन रेयर इंसिडेंट्स में से एक है जो जिंदगी में बस एक बार होते हैं। अंदर ही अंदर उसे पता था कि एक दिन सब खत्म होगा, लेकिन जब तक वो पल न आए वो इस बारे में नहीं सोचना चाहती थी। आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं था। उसने आखिरकार उस ममीफाइड स्कल के डेटिंग टेस्ट की रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट लंबी इंतजार के बाद आई थी, और जब उसने उसे पढ़ा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नतीजे सही है। उसने इसे कई बार पढ़ा, हर लाइन ध्यान से स्कैन की, लैब को कॉल किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत टेस्ट 3 बार दोहराया गया है और इसकी एक्यूरेसी 95% थी। रिपोर्ट हाथ में लिए बुआ तेजी से असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस की ओर बढ़ी। वो इतनी जल्दी में थी कि दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं समझी और सीधे अंदर घुस गई। फिनिया खिड़की की तरफ देख रही थी, गहरी सोच में डूबी हुई। वो अब तक जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रही थी, और साथ ही उस इंसान के बारे में भी जो अभी अभी उसके ऑफिस में बिना बताए घुस आया था। अपना नाम पुकारे जाने पर उसने पलटकर देखा, फिर जल्दी से खड़ी हुई और बुआ की ओर बढ़ी। थोड़ा चिढ़ाते हुए फिनिया ने कहा, क्या हुआ? मेरी याद आने लगी क्या? मैंने कहा था ना, हमें साथ ही आना चाहिए था। लैब रिजल्ट्स आ गए हैं। देखो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं समझा। बुआ ने घबराई आवाज में कहा और पेपर उसकी ओर बढ़ा दिया। फिनिया गौर से रिपोर्ट पढ़ने लगी। कमरे में कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट देखने के बाद फिनिया ने कहा, मुझे पहले से अंदाजा था। फिर उसने कंफर्म किया कि टेस्ट 3 बार किया गया है या नहीं। बुआ ने जवाब दिया, सारे प्रोसेस फॉलो हुए हैं, लेकिन वे एज डिटरमाइन नहीं कर पाए। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये इतना पुराना नहीं कि इसकी उम्र सही से तय की जा सके। फिनिया ने कहा, अभी 2023 है और कार्बन 14 डेटिंग मेथड तभी काम करता है जब कोई ऑब्जेक्ट 1950 से पहले का हो। बुआ के मन में फिर से वही सवाल उठा, तो क्या ये एक नकली मम्मी थी? लेकिन उसे ये एकदम नकली नहीं लगी। सबसे अजीब बात ये थी कि ये स्कल किसी मॉडर्न ईरा के इंसान की थी, जिसे किसी ने प्राचीन तरीकों से मम्मी बनाने की कोशिश की थी। क्या ये मौत प्राकृतिक थी या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था? और सबसे बड़ा सवाल, बाकी शरीर कहाँ है? बुआ के दिमाग में ये सवाल घूम घूम कर उसकी हालत बिगाड़ रहे थे। टेंशन में वो ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। फिनिया ने एक नजर उस पर डाली और कुछ देर देखने के बाद बोली, क्या तुम ऐसे ही गोल गोल घूमती रहोगी? बुआ कौंग, तुम्हें देखकर चक्कर आ रहा है तो मत देखो। बुआ ने बिना रुके जवाब दिया, दूसरी तरफ मुड़ जाओ। मैंने तुम्हें अपनी पेल्विस देखने दी, तो मैं तुम्हारी क्यों नहीं देख सकती? फिनिया हल्के मजाकिया लहजे में बोली, और बुआ ने देखा कि उसकी नजर हल्की सी नीचे खिसक गई थी। बुआ नर्वसली बोली, मेरी पेल्विस में कुछ खास नहीं है। और धीरे धीरे उसने अपनी चाल धीमी कर ली और ऑटोप्सी टेबल के पीछे खुद को छिपाने की कोशिश करने लगी। अब शर्मा रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये करने में अब थोड़ी देर हो गई? फिनिया ने छेड़ते हुए कहा। बुआ ने जल्दी से जवाब दिया और इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई सुन लेगा और गलत मतलब निकालेगा। फिनिया ने बिना डरे और परवाह किए कहा, मुझे किसी के सुनने का डर नहीं है, और सच कहूं तो कोई कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बुआ ने उसे गुस्से से देखा और कहा, चुप रहो। फिनिया ने हल्की धमकी भरी आवाज में कहा, तो फिर घूमना बंद करो और अब इस पर ध्यान दो कि करना क्या है। बुआ ने पलटकर कहा, तुम हमेशा सारे काम मुझ पर डाल देती हो। तुम 2 साल के लिए चली गई और अपना पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है कुछ करने की, और अगर तुम्हें अपना रिसर्च पब्लिश करना है तो कर लो। मैंने अभी तक उसे लिखकर प्रोफेसर को रिव्यू के लिए नहीं भेजा, तो तुम अपना नाम मेन ऑथर रख सकती हो। जो मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मांगूंगी। और मुझे याद है, पहले तो तुम इसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखती थी। फिनिया ने बिना किसी दिलचस्पी के कहा, तुम खुद इसे पब्लिश कर सकती हो, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं। बुआ ने हैरानी से पूछा, सच में? पहले तो तुम्हारी हालत ऐसी थी जैसे कोई सांप अपने अंडों की रखवाली कर रहा हो, फुफकारते हुए और मुझे काटने को तैयार। मुझे काटने की जगह कुछ और करना चाहिए था। तुम क्या कहती हो? मुझे क्या करना चाहिए था बुआ? वैसे भी अब मेरे पास इससे भी कीमती कुछ और है प्रोटेक्ट करने के लिए।
फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और बुआ की रिएक्शन देखने लगी। बुआ ने नजर फेर ली और ऑटोप्सी टेबल पर रखी उस खोपड़ी को देखने लगी जो उनके लिए अब भी एक पहेली बनी हुई थी। क्या तुम्हें जानना नहीं कि मैं इतनी सावधानी से क्या प्रोटेक्ट कर रही हूँ? फिनिया ने आगे छेड़ते हुए पूछा। नहीं, बुआ ने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए छोटा सा जवाब दिया। चलो, अब काम करते हैं। उसने यूं दिखाया जैसे टूल ढूंढ रही हो, लेकिन असल में वो फिनिया से नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर फिनिया बाहें मोड़े खड़ी थी, चेहरे पर वही संतुष्ट मुस्कान ली। तो ठीक है, काम करते हैं, ताकि जल्दी खत्म हो और फिर हम और भी चीजें कर सकें। फिनिया की मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने देखा कि बुआ के गाल धीरे धीरे लाल पड़ने लगे। वो लाली उसके गर्दन और कानों तक फैल गई। क्यों, क्या करना है? बुआ ने हकलाते हुए पूछा। तुम्हें अच्छे से पता है, आज रात तुम्हें दिखाऊंगी, फिनिया ने बिना रुके कहा। आज रात को क्या? किसने कहा कि तुम मेरे साथ सोने वाली हो? बुआ की आवाज धीमी हो गई और वो फिनिया की तरफ देखने से बच रही थी। तो फिर मैं तुम्हारे घर सो जाऊंगी, फिनिया ने कैजुअली कहा। पर तुमने तो कहा था कि आज रात मैं सो सकती हूँ, बुआ ने तुरंत पलटकर कहा। हाँ, तो तुम सोओगी ही। मैंने कब इससे इनकार किया है? फिनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका अंदाज अब भी चिढ़ाने वाला था। डॉक्टर फिनिया, क्या आप फिर से समझा सकती है कि मम्मीज़ कैसे बनाई जाती थी? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ कि असल में होता क्या था। बुआ ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया, ये समझते हुए कि अब बहस में बने रहना मुश्किल था। फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें किस इरा की जानकारी चाहिए? शुरुआती दौर में शरीर को रेत में धूप के नीचे रखा जाता था। जिन इलाकों में कोई रिवर या लेक था, वहां की रेत में सॉल्ट मिला होता, जिससे ये प्रक्रिया तेज हो जाती। इस प्रक्रिया में सैंड, सॉल्ट, सन और ड्राई एयर मुख्य भूमिका निभाते थे, जो शरीर से पानी को पूरी तरह निकाल देते थे। गर्मी के असर से करीब 40 दिनों में शरीर से पानी सूख जाता। इसके अलावा रेत में दफनाने से कीड़े मकोड़े शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे और त्वचा धीरे धीरे सूख कर हड्डियों से चिपक जाती थी। तब कोई खास तकनीक नहीं थी, लेकिन जब लोगों ने देखा कि रेत में दफनाए गए शरीर सुरक्षित रहते हैं, तो उन्होंने बॉडी प्रिजर्व करने के तरीकों पर सोचना शुरू किया। बाद में एक एडवांस्ड तकनीक विकसित हुई। शरीर को खोलकर इंटरनल ऑर्गन्स निकाले जाते, फिर नेट्रॉन, एक नेचुरल मिनरल लगाया जाता और 40 दिनों तक सुखाया जाता। इसके बाद रेजिन से कोटिंग कर कई परतों में लिनन से लपेटा जाता। सबसे अजीब प्रक्रिया थी दिमाग को नाक के जरिए स्टिक की मदद से बाहर निकालना। ये सुनकर बुआ ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए अपना चश्मा ठीक किया और टेबल पर रखे स्कल की तरफ देखा और कहा, इस केस में तुम्हें क्या लगता है? फिनिया ने ग्लव्स पहने और स्कल को बारीकी से परखा और कहा, शरीर को एक बेहतरीन प्रिजर्वेशन प्रोसेस से गुजारा गया है, जो प्राचीन तकनीकों से मिलती जुलती लगती है, लेकिन लोअर जॉ की डिफॉर्मिटी से लगता है कि मरने से पहले व्यक्ति को गंभीर चोट लगी थी। बुआ ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि फिनिया ने आगे समझाया, तकनीक इतनी सफाई से अपनाई गई है कि ये असली मम्मी लगती है, भले ही ज्यादा पुरानी न हो। जिसने भी ये किया, उसे इस प्रक्रिया की अच्छी समझ थी। यही वजह है कि डेथ टाइम का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शरीर को पहले मम्मी में बदला गया, बुआ ने सोचते हुए कहा। फिनिया के माथे पर हल्की चिंता उभर आई। एक्सरे पर नजर डालते हुए उसने कहा, हड्डियां अभी भी नहीं लग रही है, इनमें कोई डिटीरियरेशन नहीं है। इसका मतलब है कि मौत हाल ही में हुई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? बुआ ने पूछा। वे वही कर सकते थे जो उनके बस में था, फिनिया ने जवाब दिया और माथे को देखते हुए अंदाजा लगाया कि ये किसी पुरुष का स्कल था। लेकिन असली सवाल ये था कि वो कौन था और उसकी मौत कैसे हुई। पहला जवाब ढूंढना आसान था, लेकिन दूसरा नहीं। बुआ ने चिंता जताई और चश्मा ठीक करते हुए सोचा कि इस मिस्ट्री को कैसे सुलझाया जाए। बोन्स की स्ट्रक्चर से व्यक्ति के सेक्स, उम्र और कद का अनुमान लगाया जा सकता था, लेकिन मौत का कारण तभी तय हो सकता था जब कोई विजिबल ट्रॉमा दिखता, जैसे फ्रैक्चर्ड स्कल, टूटी हड्डियां या किसी तेज चीज से हुआ घाव। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ एक हिस्से की जानकारी देता था, जिसे फिजिकल एविडेंस और गवाहियों से जोड़ना जरूरी था, लेकिन इस केस में उनके पास बस एक स्कल था। हमें देखना होगा कि हमारे पास जो एकमात्र ऑर्गन है वो हमें क्या बता सकता है, फिनिया ने कहा। बुआ ने फिनिया से पूछा कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि तुम पहले से जानती हो, फिर भी पूछ रही हो।
वो यहाँ किसी पर बुआ से ज्यादा भरोसा नहीं करती। बुआ ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया कि उस पर इतना प्रेशर न डाला जाए। और अगर तुम्हें पहले से पता होता कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो तुम होलोग्राम खरीद लेती। बुआ धीमी आवाज में बड़बड़ाई। फीनिया ने हल्की मुस्कान के साथ चिढ़ाया और कहा कि होलोग्राम कोई हल नहीं था, काम तो उन्हें खुद करना था। बुआ ने एग्जैजरेशन के साथ जवाब दिया कि अगर सारा स्ट्रेस उसी पर डाला गया तो वो पागल होकर लैब के हॉलवे में चीखते हुए भागने लगेगी। फिनिया ने समझाया कि बुआ चिंता न करे, अगर उसे मदद चाहिए तो वो उसे बता सकती है। बुआ ने कहा कि उसे बस एक कैमरा और कुछ पिन्स चाहिए थी, ताकि बोन्स पर पॉइंट्स मार्क किए जा सके। वो पहले कंप्यूटर पर 2D मॉडल बनाकर कैलकुलेशंस करवाना चाहती थी, क्योंकि ये तेज और ज्यादा एक्यूरेट था। फिनिया को उम्मीद थी कि वो 3D मॉडल बनाएगी, क्योंकि उसे स्कल को करीब से देखना था। बुआ ने बताया कि उसने ये कुछ ही बार किया था और फेशियल मसल्स मॉडल करने की प्रक्रिया काफी हद तक भूल चुकी थी, और अगर 3D मॉडल की जरूरत पड़ी तो बाद में देख लेंगे। वे फोरेंसिक फेशियल रिकंस्ट्रक्शन पर चर्चा कर रहे थे, एक तकनीक जिससे किसी अनजान स्कल से 2D या 3D फॉर्मेट में फेस रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि व्यक्ति की फेशियल स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाया जा सके। बुआ ने कहा कि उसे सब कुछ दोबारा याद करना होगा, ताकि अगली बार सिर्फ फीनिया का पेल्विस नहीं बल्कि चेहरा भी देख सके। फिर टीजिंग अंदाज में जोड़ा कि अगर फिनिया अलाउ नहीं करेगी तो वो किसी और का चेहरा ढूंढ लेगी। फीनिया ने तुरंत टोका कि उसके प्रोपोर्शंस से मिलता जुलता कोई और उसे नहीं मिलेगा। बुआ ने मजाक किया कि डॉक्टर फिनिया तो इतनी सुंदर है। फिनिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, और चाहिए तो जिसके साथ मैं हर रात सोती हूँ उससे पूछ लो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। बुआ ने तुरंत जवाब दिया, तो ऐसा करो, आज रात तुम अकेले सो जाना। फीनिया की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई और उसने हल्की सी खींची आवाज में कहा, बुआ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बुआ ने कंधे उचकाए जैसे फिनिया की धमकी का उस पर कोई असर न पड़ा हो। उसने फिनिया को इग्नोर करते हुए कहा कि वो फेशियल मोल्डिंग की बात कर रही थी और शायद डॉक्टर वॉन उनकी हेल्प कर सकते थे। फिनिया ने इस बात को वहीं जाने दिया और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी।